नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आयरन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सबसे पहले बात ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक में मेंस हॉकी टीम सेमीफाइनल में हार गई है। मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन टीम बेल्जियम ने हिंदुस्तान को 5-2 से हराया। हाफ टाइम तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर थी। हिंदुस्तान इस मैच में एक वक्त 2-1 से आगे था। इसके बाद बेल्जियम में 4 गोल और कर दिए। चौथे क्वार्टर में बेल्जियम की टीम की जानिब से 3 गोल हुए। हिंदुस्तानी हॉकी टीम के लिए ओलंपिक में बेल्जियम का सामना करना हाल के सालों में काफ़ी मुश्किल भरा रहा। बेल्जियम ने 2012 लंदन ओलंपिक में हिंदुस्तान को 3-0 से और 2016 रियो ओलंपिक में 3-1 से हराया था। लंदन में दोनों टीमें पूल स्टेज में भिड़ी थी, वहीं रियो में दोनों का सामना क्वार्टर फाइनल में हुआ था। अब ब्रॉन्ज मेडल के लिए हिंदुस्तान का मुकाबला जर्मनी से 5 अगस्त को होगा। अगर हिंदुस्तानी टीम वो मुकाबला जीत लेती है तो 41 साल बाद मेंस हॉकी टीम को ओलंपिक मेडल मिलेगा। लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली स्टार शटलर पीवी सिंधु आज मुल्क लौट आई हैं। सिंधु ने जारिया टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनकी आमद पर दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इधर आ जाओ। नहीं है तो कम दिस साइड यू सिट इन द लॉबी ओनली फैमिली मेंबर्स इनसाइड। हां यार Yeah, nobody will go inside. Come inside. Sir. Congratulations. How does it feel? I'm very happy and excited. Of course, a lot of people came and congratulated me. Of course, Ajay Singhania, everybody came from, a lot of people from VI came. I'm very thankful to Badminton Association, to everyone for supporting me and encouraging me. Tough day. Met your mother, father. How was it? Not a tough day. It's an exciting day, and I'm. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के 10वीं के 21 लाख तलबा का रिजल्ट के लिए इंतज़ार ख़त्म हो गया है। बोर्ड ने मंगल के रोज़ दोपहर 12 बजे उसका रिजल्ट जारी कर दिया। इसमें 99.04% स्टूडेंट पास हुए हैं। इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। पास होने वाले लड़कों के मुकाबले लड़कियों का परसेंटेज 0.35% ज़्यादा रहा। सीबीएसई के मुताबिक 57,824 स्टूडेंट्स को 95% से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। वहीं 2 लाख तलबा का स्कोर 90 से 95% के बीच रहा। 10वीं के इम्तिहानात के लिए जुमला 21,13,767 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 20,97,128 स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी किया गया। वहीं 16,639 स्टूडेंट्स का रिजल्ट अभी तैयार नहीं हुआ है। इनका रिजल्ट जारी करने की तारीख बाद में बताई जाएगी। रीजन वाइज देखें तो 99.99% रिजल्ट के साथ त्रिवेंद्रम रीजन टॉप पर रहा। अजमेर रीजन 99.88% रिजल्ट के साथ 5वें और भोपाल रीजन 99.47% के साथ 9वें नंबर पर रहा। पेगासस जासूसी मामले से महंगाई के मुद्दे तक अपोजिशन मरकजी हुकूमत को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। मंगल के रोज़ राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई 3 बार मुलतवी हुई। दोनों ऐवान सुबह 11 बजे शुरू हुए और हंगामे के बाद 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिए गए। इसके बाद 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई। हंगामे के बाद राज्यसभा 2 बजे तक जबकि लोकसभा 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे शुरू होने के बाद उसे 4 शुम्बे तक मुलतवी कर दिया गया। 4 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और हंगामे के बाद इसे भी 4 शुम्बे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई। इसमें बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इजलास में मोदी ने कहा कि अपोजिशन पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहा है, ये जमहूरियत और अवाम की तौहीन है। इससे पहले पीर के रोज़ भी जासूसी मामले पर अपोजिशन ने ज़ोरदार हंगामा किया था। अपोजिशन कायदीन ने हुकूमत से इस मसले पर बहस कराने की मांग करते हुए काफ़ी गड़बड़ की थी। साथ ही अपोजिशन ने कोरोना वायरस वबा और
ज़राए ख़वानीन के मसले पर भी मरकज़ पर निशाना साधा था। माननीय सदस्यगण, आज सदन में 7 से ज्यादा मैंने किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दे लिए। मैं चाहता था कि किसानों के मुद्दों पर आप प्रश्नकाल में माननीय मंत्री जी से सवाल पूछें, उनकी समस्या का समाधान हो, लेकिन आप किसान के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते, तख्तियां ले रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। माननीय सदस्यगण, ये सदन आपका है, इसका सम्मान और मर्यादा रखने आपकी जिम्मेदारी है। आपको देश की जनता ने इसलिए चुनकर भेजा था, आप अपनी बात रखें, किसान के मुद्दों की बात रखें, लेकिन आप नारेबाजी करें। Title are adopted. Srimati Nirmala Sitharaman to move that the bill be passed. Sir, I rise to move that the bill be passed. Motion move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Then I will have to name you. If you continue disrupting the house in this manner, please go to your seat. You are going to get everything. You go to your seat. You cannot disrupt the house like this. We have other business in our agenda. We have other business in our agenda. Please go to your seat. Go to your seat. Please go to your seats. Please go to your seats. If you want a discussion, a proper discussion, because 2 more important bills are coming. These bills are important for your states, for you, and for your constituency. So please go to your seats, participate in the discussion, and raise whatever is important, whatever your demands. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Wednesday, the 4th August 2021. कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आज अपोजिशन पार्टीज़ के कायदीन के साथ एक ब्रेकफास्ट मीटिंग रखी थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की इस मीटिंग में 9 बजे से अपोजिशन पार्टीज़ के कायदीन का आना शुरू हुआ। इसमें 14 पार्टीज़ के कायदीन शामिल हुए। इजलास ख़त्म होने के बाद इस इजलास राहुल गांधी साइकिल से पार्लियामेंट रवाना हुए। उनके साथ अपोजिशन पार्टीज़ के कायदीन भी साइकिल से पार्लियामेंट पहुंचे। इस इजलास में कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल, आरएसपी, केरल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तृणमूल कांग्रेस और लोकतांत्रिक जनता दल के कायदीन शामिल थे। आम आदमी पार्टी इस इजलास में शामिल नहीं हुई। इस ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स का मकसद अपोजिशन को एक साथ रखने की कोशिश के साथ पेगासस जासूसी मामले जैसे मुद्दों पर पार्लियामेंट में हुकूमत की घेराबंदी के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करना भी था। इस इजलास में राहुल गांधी ने कहा कि मेरी नज़र में सबसे अहम चीज़ ये है कि हम इस ताकत को एकजुट करें। जितने ज़्यादा लोगों की आवाज़ एकजुट होगी उतना ज़्यादा ही यह असरदार बनेगी और बीजेपी आरएसएस के लिए इसे दबा पाना उतना ही मुश्किल होगा। ज़राए ने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टीज़ ने हुकूमत के ख़िलाफ़ मुखालिफत दर्ज कराने के तरीके के तौर पर नकली पार्लियामेंट चलाने की तजवीज़ दी। हालांकि सभी अपोजिशन पार्टीज़ इस पर सहमत नहीं हैं। अपोजिशन पार्टी चाहते हैं कि पेगासस स्पाईवेयर की मदद से जासूसी के इल्ज़ामात की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की जाए। वहीं हुकूमत ने अपोजिशन के इल्ज़ामात को खारिज कर दिया है। इस मुद्दे पर अपोजिशन पार्टीज़ ने पिछले हफ्ता भी एक
मीटिंग की थी। Thank you very much for coming here this morning. I really appreciate it. We represent 60% of the voice of this country, and we are treated as if we represent no one. When the government shuts us up in parliament, humiliates us, आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश है इस तानाशाह सरकार को जगाने की। इसने आम आदमी के ऊपर लगातार बोझ डाला है। पेट्रोल के दाम 110 रुपए के पार है, डीजल के दाम 100 रुपए के पार है और एलपीजी के दाम 834 रुपए के पार है। इसके बावजूद ये तानाशाह सरकार जनता की आवाज सुनने की जगह जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन राहुल गांधी जी ने इस लड़ाई का ऐलान कर दिया है और आम आदमी की लड़ाई वो लगातार लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, लेकिन मस्जिद हराम की इंतज़ामिया उम्रा सीज़न के हवाले से ज़ोरों शोर से तैयारियां करने में मसरूफ़ है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मस्जिद हराम और उसके सहनों में सैनिटाइजेशन, तत्हीर और खुशबू से मुअत्तर करने का अमल 24 घंटे जारी है। तकरीबन 4000 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन कारकुनान दिन में 10 मरतबा मुख्तलिफ नौइयत के सैनिटाइज़र और खुशबूदार मवाद के ज़रिए मस्जिद हराम, उसके सहन और मलखा इलाक़ों की सफाई अंजाम दे रहे हैं। इस काम में रोज़ाना 60,000 लीटर के करीब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और 1200 लीटर खुशबू का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलावा इस अमल में 470 के करीब मशीनों और आलात इस्तेमाल हो रहे हैं। हरम शरीफ की इंतज़ामिया ने बैतुल्लाह आने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती तदाबीर और एहतियाती इक़दामात को भी बढ़ा दिया है। इन इक़दामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के वास्ते ज़मीनी टीमें 24 घंटे मसरूफ़ अमल है। नमाज से पहले और उसके बाद तमाम अहम मकामात और वज़ू खानों की सैनिटाइजेशन की जा रही है। इंतज़ामिया की जानिब से सैनिटाइजेशन के अमल को कामयाबी से जारी रखने के लिए 550 से ज़्यादा मशीनों और आलात को काम में लाया जा रहा है। इनके अलावा मस्जिद हराम के तमाम गोशों में सेंसर से काम करने वाली 500 डिशें रखी गई हैं। उनके ज़रिए रोज़ाना 20,000 लीटर से ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सैनिटाइज़र मवाद बैतुल्लाह की खिदमत के वास्ते इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह 11 रोबोट्स भी फराहम किए गए हैं। ये रोबोट्स मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खुसूसियत के साथ काम करते हैं। ख्याल है कि सऊदी ममलिकत यकुम मुहर्रम यानी 10 अगस्त 2021 से गैर मुल्की शहरियों के लिए उम्रा सीज़न का आगाज़ करने जा रही है। इस दौरान कोरोना के तमाम उसूलों की पासदारी को यकीनी बनाया जाएगा और हज बैतुल्लाह की तरह उम्रा के लिए भी वही लोग आ सकते हैं जो कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। पठानकोट के पास मंगल के रोज़ आर्मी का ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर रंजीत सागर डैम में क्रैश हो गया। 254 आर्मी एविएशन का यह हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग उड़ान पर था और इसके पायलट को कम ऊंचाई पर उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। हादसे के बाद चॉपर के कल पुर्जे खोज लिए गए हैं, लेकिन पायलट और को पायलट को अब तक खोजा नहीं जा सका। हालांकि पहले ये जानकारी मिली थी कि हादसे में दोनों महफूज हैं। NDRF और पुलिस की रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आर्मी का एविएशन स्क्वाड्रन के ध्रुव हेलीकॉप्टर ने मामून कैंट से सुबह 10:20 पर उड़ान भरी थी। रंजीत सागर डैम के ऊपर हेलीकॉप्टर काफ़ी नीचे उड़ान भर रहा था और वो क्रैश हो गया। पिछले 6 महीनों में दूसरी बार
स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ध्रुव हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान में ही डेवलप किया गया है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। हादसा पंजाब पठानकोट से जुड़े जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रंजीत सागर डैम में हुआ है। इधर रेती है ना सर, ये क्या बोलते हैं अपना यहाँ टूरिज्म है ना। बारिश और सैलाब की वजह से मुल्क के कई इलाकों में लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पीर के रोज़ राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुई बारिश की वजह से हुए हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। उधर पटना में एक छोटा बांध टूटने का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना का लेवल बढ़ने की वजह से 100 झुग्गियाँ खाली करवाने के अहकाम दिए गए हैं। उधर बंगाल के कई इलाकों में सड़कों पर नावें चल रही हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में पीर के रोज़ जमकर बारिश हुई। बारिश के चलते कुनो, कारें, पार्वती, महुवर और सांक नदी उफान पर हैं। वहीं चंबल का लेवल भी तेज़ी से बढ़ रहा है। कोटा बैराज से 5000 क्यूसिक्स पानी चंबल में छोड़ा गया। इसके चलते आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया। सब तरफ हालात पानी पानी हैं। शिवपुरी और श्योपुर ज़िले में हालात ज़्यादा ख़राब हैं। श्योपुर में 2 ठिकानों पर पानी में फंसे 100 लोगों को राहत और बचाव दल ने महफूज निकाल लिया। वहीं शिवपुरी के कोलारस में सैलाब में फंसे करीब 1000 लोगों को बचाने के लिए नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF के साथ 3 हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। यहाँ 2 गांव के हालात ज़्यादा ख़राब हैं। अमेरिका ने $82 मिलियन यानी करीब 6 अरब 9 करोड़ 20 लाख 87,500 रुपये की एंटी शिप हार्पून मिसाइल डील को मंजूरी दे दी है। इस मिसाइल के साथ हिंदुस्तान को इससे जुड़े कई दूसरे इक्विपमेंट भी दिए जाएंगे। हिंदुस्तानी हुकूमत ने अमेरिका से हार्पून मिसाइल खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की थी। बाइडन इंतज़ामिया ने हुक्म में कहा कि इस डील से इंडो पैसिफिक रीजन में उनके बड़े डिफेंस पार्टनर को अपनी सिक्योरिटी करने में मदद मिलेगी। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजबूती मिलेगी। पेंटागन की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी यानी DSCA ने पीर के रोज़ अमेरिकी कांग्रेस की इजाज़त का लेटर हासिल किया और उसे जारी किया। इसमें मिसाइल के मेंटेनेंस के लिए एक सर्विस स्टेशन खोलने, स्पेयर पार्ट्स और सपोर्ट देने और टेक्निकल डॉक्यूमेंट के अलावा पर्सनल ट्रेनिंग भी शामिल है। इसके अलावा इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दिया जाएगा। इस डील को अमेरिका की साउथ एशिया में दबदबा बढ़ाने की स्ट्रैटेजी के तौर पर भी देखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के वक्त 2016 में अमेरिका ने हिंदुस्तान को अपना बड़ा डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर किया था। जिस मुल्क को अमेरिका ये टैग देता है उसके साथ अमेरिकी टेक्नोलॉजी आसानी से शेयर की जा सकती है। डील के डॉक्यूमेंट में कहा गया कि इस डील से हिंदुस्तान को मौजूदा दौर में और मुस्तकबिल में आने वाले ख़तरों से निपटने में मदद मिलेगी। पेंटागन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस मिसाइल को अपनी आर्मी में शामिल करने में हिंदुस्तान को कोई दिक्कत नहीं होगी। डील अमेरिकी कंपनी बोइंग और मरकज़ी हुकूमत के बीच होगी। फ़िलहाल तक इसमें किसी ऑफसेट एग्रीमेंट की बात सामने नहीं आई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फ़ायदा पाने वाले लोगों से बातचीत की। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लोगों से जुड़े और उनके ख्यालात और तजुर्बात जाने। मोदी ने इन बेनिफिशरीज से कहा कि दिवाली तक गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इस वर्चुअल प्रोग्राम में गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी और नायब वज़ीर आला नितिन भाई पटेल भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि पहले के मुकाबले में ईज़ ऑफ लिविंग के पैमाने तय किए गए हैं। अब गाँव और कस्बों तक भी तरक्की पहुँच रही है। उन्होंने ओलंपिक खेलों में मुल्क के खिलाड़ियों के शानदार मुजाहरे पर कहा कि खिलाड़ियों ने यह मुजाहरा 100 साल की सबसे बड़ी वबा से जूझते हुए किया। गुजरात ने विकास और विश्वास का जो अनवरत सिलसिला शुरू किया वो राज्य को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है।
गुजरात सरकार ने हमारी बहनों, हमारे किसानों, हमारे गरीब परिवारों के हित में हर योजना को सेवा भाव के साथ जमीन पर उतारा है। आज गुजरात के लाखों परिवारों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एक साथ मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है। हजारों लोगों की दुआएं और 16 करोड़ का इंजेक्शन भी 11 महीने की वेदिका शिंदे को नहीं बचा सका। इतवार की रात सांस लेने में तकलीफ के बाद उसे पूना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में रहने वाले सौरभ शिंदे की बेटी को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA नाम की जेनेटिक बीमारी थी। माँ बाप ने क्राउड फंडिंग से 16 करोड़ रुपए जमा करके जोलजेंस्मा नाम का इंजेक्शन अमेरिका से मंगवाया था। इस बीमारी का यही आखिरी इलाज माना जाता है। वेदिका को जून में ये इंजेक्शन लगा भी दिया गया था। इसके बाद पूरा खानदान बेहद खुश था और वेदिका की कहानी सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हो रही थी। हालांकि ये खुशियां ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी और इतवार की रात को वेदिका ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वेदिका के इस तरह से जाने के बाद उसकी मदद करने वाले कई लोग और उसके ख़ानदान वाले काफ़ी सदमे में हैं। 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन देने के बाद भी वेदिका की मौत कैसे हुई, इस बात को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। SMA बीमारी जिसमें SMA1 जीन की कमी से होती है, इससे बच्चे की जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिस्म में पानी की कमी होने लगती है और सांस लेने में काफ़ी दिक्कत पैदा होती है। बच्चा धीरे धीरे एक्टिविटी कम कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। ब्रिटेन में इस बीमारी से मुतासिर बच्चों की तादाद ज़ायद है। वहीं हर साल करीब 60 बच्चों को ये बीमारी होती है जो पैदाइशी होती है। इस बीमारी में इस्तेमाल होने वाला जोलजेंस्मा इंजेक्शन अमेरिका, जर्मनी और जापान में बनता है। इंजेक्शन की सिर्फ एक डोज ही कारगर होती है। ये जीन थेरेपी का काम करती है। जीन थेरेपी मेडिकल वर्ल्ड में एक बड़ी खोज है। ये लोगों के अंदर ये उम्मीद जगाती है कि एक डोज से पीढ़ियों तक पहुंचने वाली जानलेवा बीमारी ठीक की जा सकती है। ये इंजेक्शन बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत कीमती है, इसलिए ये इतना महंगा है। अब बात कोरोना वायरस की। कोरोना वबा ने तशवीश फिर बढ़ा दी है क्योंकि दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना के मरीज़ एक बार फिर तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में मरीजों की तादाद एक बार फिर से 6,40,000 के पार रही। इसमें से 50% से ज़्यादा केसेस अमेरिका, हिंदुस्तान, फ्रांस और इंडोनेशिया जैसे 20 ममालिक में देखने को मिले हैं। पिछले 6 दिन से लगातार 40,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज होने के बाद हिंदुस्तान में पीर के रोज़ कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। बीते 24 घंटों में मुल्क में 30,029 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 39,020 लोगों ने इस बीमारी को मात दी, जबकि 420 लोगों की जान गई। केरल में बीते दिन 13,984 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सेकेंड वेव में हम लोगों ने 4,14,000 केसेस प्रति रोज के हिसाब से पीक के रूप में ऑब्जर्व किए, जो अब घटते घटते करीब 549 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ हम एक और ट्रेंड नोट कर रहे हैं कि जो केसेस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं देश में, वह लिमिटेड ट्रेजेक्ट्री, लिमिटेड एरिया से आ रहे हैं। तो जैसे जो टोटल केसेस अगर हम पिछले एक हफ्ते के भी देखें तो हम पाते हैं कि अराउंड 49.85% ऑफ द टोटल केसेस लास्ट वीक में वह केरला से रिपोर्ट हुए हैं। और इसके साथ ही हम यह देखें, अगर एक पॉजिटिव दृष्टि के रूप में देखें कि जो केसेस की ट्रेजेक्ट्री है वह अब लिमिटेड एरिया में रह गई है। जैसे वीक एंडिंग 1 जून में 279 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहां पर 100 से अधिक केसेस आते थे। 1 जुलाई तक आते आते ऐसे 107 डिस्ट्रिक्ट रह गए थे और अब यह संख्या घटकर दुनिया में कोरोना को पहले 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और ये अब तक 42 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है। फिर भी इस वबा को लेकर नई जानकारियां सामने आ रही हैं। लंदन के मशहूर किंग्स कॉलेज में हुई एक बड़ी स्टडी के मुताबिक ख़वातीन और मर्दों में कोरोना के अलामात अलग अलग होते हैं। मर्दों को सांस लेने में दिक्कत, थकान, ठंड लगना और बुखार होने का अंदेशा ज़्यादा होता है। वहीं ख़वातीन में सूंघने की सलाहियत का जाना, सीने में दर्द और लगातार खांसी सबसे आम अलामत हैं। अब तक बुखार, लगातार खांसी और सूंघने की
कैपेसिटी कम होने को ही आमतौर से कोरोना के 3 अहम अलामत माना जाता रहा। हालांकि शुरुआती दिनों में बुखार आना ज़रूरी अलामत नहीं है। इनके अलावा 60 साल से ज़्यादा उम्र के कोरोना पॉजिटिव लोगों में डायरिया का जो सिम्टम है वो भी ज़्यादा पाया गया है। बुजुर्गों में आमतौर पर सूंघने की सलाहियत कम होने की अलामत नहीं पनपती है, जबकि यह कोरोना का सबसे बड़ी ख़ास अलामतों में से एक है। रिसर्चर्स का कहना है कि स्टडी से ये भी पता चला है कि डेल्टा समेत आगे आने वाले वेरिएंट्स के मामले में भी लोगों के अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग अलामत होंगे। ये उम्र, उनका सेक्स, वज़न, BMI, ये सब चीज़ों पर मबनी होगा। स्टडी के को ऑथर डॉक्टर मोडेट का कहना है कि हम ये पहचानने में कामयाब हुए हैं कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कोरोना के अलामत अलग होते हैं। कोरोना बहरान की वजह से दुनिया के करीब 15 करोड़ 60 लाख बच्चे अब भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इनमें से करीब 2 करोड़ 50 लाख बच्चे कभी स्कूल नहीं लौट पाएंगे। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि ये अंदेशा है कि कोरोना वबा का इन बच्चों पर इतना ज़्यादा असर पड़ेगा। गुटेरेस ने सोशल मीडिया पर कहा कि कोरोना वबा में दुनिया तालीम के बहरान से गुजर रही है, स्कूल बंद है, हमें डिजिटल तालीम को बढ़ावा देना होगा, ऐसे इंतजामात डेवलप करने होंगे जो मुस्तकबिल में बच्चों की तालीम के काम में आए। यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर ने कहा है कि कोरोना वबा में दुनिया भर में 60 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा सके। एशिया और दीगर इलाकों के करीब 50% मुल्कों में 200 दिनों से स्कूल बंद है। साउथ अमेरिका के करीब 18 मुल्कों में भी या तो परमानेंटली या तो टेम्परेरी या फिर पार्शली ये स्कूल बंद हैं। वेस्ट, नॉर्थ और साउथ अफ्रीकी मुल्कों में 5 से 18 साल की उम्र के 40% बच्चे और नौजवान स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वेस्ट एशिया में और दीगर इलाकों में 8 करोड़ बच्चों को ये सहूलत नहीं मिल पा रही है। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक दुनिया के 14 मुल्कों में बड़े पैमाने पर स्कूल बंद रहे, इसमें हिंदुस्तान भी शामिल रहा। इस दौरान इन मुल्कों के 16 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा सके। सबसे ज़्यादा दिनों तक पनामा में स्कूल बंद रहे। इसके बाद बांग्लादेश का मकाम रहा। रिपोर्ट में यूरोप और नॉर्थ अमेरिकी मुल्कों का जिक्र नहीं किया गया। यूक्रेन समेत कई मुल्कों में लर्निंग पासपोर्ट के जरिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। ये प्रोग्राम यूनिसेफ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर तैयार किया है। इसमें बच्चों को पढ़ाई के लिए ऑनलाइन किताबें, वीडियो मुहैया करवाई जाती हैं। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का इंतज़ार 15 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के CEO भावेश अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर बताया कि 15 अगस्त को स्कूटर का लॉन्चिंग इवेंट रखा जाएगा, तभी इसके सभी स्पेसिफिकेशंस और डिटेल भी शेयर की जाएंगी। इससे पहले उन्होंने सभी ग्राहकों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस स्कूटर की बुकिंग की है। ओला ई स्कूटर 10 कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसमें ब्लैक, वाइट, ग्रे, येलो, रेड, ब्लू और दीगर शेड शामिल हैं। कंपनी ने 15 जुलाई से इसकी प्री बुकिंग 499 रुपये में शुरू की थी, जो रिफंडेबल अमाउंट भी है। कंपनी को बुकिंग के शुरुआती 24 घंटों में 1 लाख से ज़्यादा की बुकिंग मिली थी। कंपनी ने अभी तक इस ई स्कूटर की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसकी कीमत 85,000 रुपये हो सकती है। अभी यह साफ नहीं है कि यह कीमत सब्सिडी के साथ होगी या इस कीमत पर सब्सिडी मिलेगी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसमें जो बैटरी और मोटर इस्तेमाल की जा रही है उसकी कीमत 85,000 रुपये तक हो सकती है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। इसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर होगी। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर होम चार्जर के साथ आएगा। कस्टमर इस स्कूटर को रेगुलर वॉल सर्किट से चार्ज कर पाएंगे। इसमें बड़ा बूट स्पेस भी मिलेगा। वीडियो टीजर में बूट स्पेस में 2 हेलमेट रखते हुए दिखाया गया है। आमतौर पर स्कूटर के बूट स्पेस में एक ही हेलमेट आ पाता है। ये फास्ट चार्जर से 18 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाएगा। इसमें 75 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की सहूलत भी मिलेगी। कंपनी हिंदुस्तान में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए 400 शहरों में 1 लाख से ज़्यादा लोकेशन या टच पॉइंट्स पर हाइपर चार्जर लगाने का ऐलान किया है। इसमें ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के ग्राहकों को चार्जिंग में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। किस सिटी में चार्जिंग पॉइंट है, इस बात की जानकारी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।